किस स्टेज पर है इस समय ये लड़ाई? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 4 दिन बाद अचानक से सीज फायर की खबर आ गई। क्या कुछ ऐसी ही चीजें क्या इस समय हम देख सकते हैं? जी। धन्यवाद नीलू। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो कुछ भी कभी भी कह सकते हैं। लगातार उनकी कोशिश रहती है कि हाल के सप्ताह में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम को वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने करवाया है, जबकि भारत बार बार ये बात साफ कर चुका है। तो अपने चुनावी भाषणों में वो कहते थे कि 24 घंटों में यूक्रेन युद्ध बंद करा दूंगा, जो कि अभी तक भी चल रहा है। तो ये बात तो एक तरफ है। मुश्किल ये है हाल की जो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या वो युद्ध विराम करा सकते हैं इसराइल और ईरान में। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो युद्ध विराम कराने वाले हैं, जो कराने की हैसियत रखते हैं। ठीक उसी वक्त वो साथ में इसराइल का पूरा समर्थन भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये विरोधाभास है एक में। तो उसमें क्या होगा नहीं मालूम। दूसरी बात नीलू ये कि जब भी युद्ध विराम हुए हैं, चाहे वो इसराइल के हमास का उदाहरण लें हाल ही में, तो वो एक देश उसमें शामिल नहीं होता, कई देश उसमें उसमें शामिल होते हैं। इसमें जैसे इजिप्ट, कतार, यूनाइटेड स्टेट्स तो है ही, कुछ यूरोपीय देश भी परोक्ष रूप से उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बहुत से देश मिलकर कोशिश करते हैं। और उसमें आज जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने शुरू में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अभी आज पहुंचे हैं अल्बर्टा में, कनानास किस जगह में। तो वहां वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि वो सभी दूसरे देशों के नेताओं से, प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें होंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे उनका समर्थन अपने साथ लाएंगे, या उन नेताओं की क्या अपेक्षा होगी राष्ट्रपति ट्रंप से। तो एक राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप में अकेले ये करने नहीं जा रहे, ना वो कर सकते हैं। बहुत से दूसरे राष्ट्रों के नेता राष्ट्र उसमें जुड़कर कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह से युद्ध विराम हो। अब क्या युद्ध विराम होगा, ये तीसरी बात है। इसमें आप बार बार सुन चुके हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि युद्ध अभी चलेगा, देर तक चलेगा, जब तक उनके युद्ध के जो उद्देश्य हैं, जो उनको लगता है कि इसराइल को एग्जिस्टेंशियल डेंजर है, चाहे वो ईरान की प्रॉक्सीज की बात हो, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो, जब तक वो चिंता को वो बिल्कुल हटा नहीं देते अपने सामने से, तब तक वो उनकी तरफ से युद्ध चलेगा। ईरान का रुझान थोड़ा सा अलग है। ईरान ने रुझान दिखाया है कि वो युद्ध विराम की बातचीत करने के लिए शायद सोच सकता है। ऐसा उन्होंने इशारा कतर को किया है, और दूसरे देशों को, अपने दोस्त देशों को भी किया है। पर उसमें भी आप देखें, यदि आप भाषण बार बार उसमें भी सुने, विदेश मंत्री ईरान के जो अब्बास अरागची हैं, उन्होंने कहा कि यदि बातचीत होती भी है तो उसमें दो या तीन चीजें साफ हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब तक ईरान अपनी समझ से पूरी तरह से रिटेलिएशन नहीं कर लेता, तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि बातचीत होती भी है तो उसमें परमाणु अस्त्रों की या परमाणु विज्ञान की जो खोज का अधिकार है, संप्रभुता जो ईरान की है, उस पर बातचीत नहीं होगी। जो इजराइल चाहता है कि उसको वो बिल्कुल खत्म कर कर, उनकी वो जो प्रोग्राम है उसको समाप्त करके ही बातचीत शुरू करेंगे। तो आपस में दोनों देशों में ही बहुत अलग बात है, वो मिलना मुश्किल है दोनों का। और आखिरी बात मैं 30 सेकंड में इसमें ये भी जोड़ देना चाहूंगा कि इतिहास में देखें तो ईरान और इजराइल में ना तो कभी युद्ध हुआ सीधा, और ना कभी युद्ध विराम हुआ है। बल्कि आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये समझना जरूरी होता है कि शाह ऑफ ईरान के दशक में, 50 में, 60 में, 70 में, ये क्रांति आने के बाद 1979 के बाद भी करीब 80 के दशक में भी इजराइल और ईरान का बहुत अच्छा सैन्य गठबंधन था, बहुत अच्छा तालमेल था। मिलकर उन्होंने इराक को खत्म करने की कोशिश की एक जमाने में, मिलकर पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने की सोच रखी उन्होंने एक बार। तो ये दोनों देशों का आपस में जो ज्ञान है, एक दूसरे समझ है एक दूसरे के बारे में, वो इजराइल की समझ दूसरे अरब देशों के बारे में उस तरह की नहीं है। और आखिरी बात, जब भी इजराइल इस तरह की युद्ध विराम की बात करता है तो वो अपना उद्देश्य पूरे करने के बाद ही युद्ध विराम की बात करता है। आपने हाल ही में पैलेस्टाइन में देखा, 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और जब युद्ध विराम कर भी लेता है तो उसके बाद बार बार उल्लंघन भी उसका होता है, ये भी हमने देखा है। तो समस्या, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत जटिल है।
और अकेले राष्ट्रपति ट्रंप का जो आज ये कहना कल दूसरा कह देना, उससे ये नहीं सोच सकते कि युद्ध विराम हो जाएगा। इसलिए मोटे तौर पे युद्ध लंबी देर तक चलेगा। अब क्या युद्ध पूरे क्षेत्र में फैलेगा या नहीं फैलेगा, मुझे लगता है वो नहीं होने की उसकी संभावना कम है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने फौजियों को अब मिडिल ईस्ट भेजने वाले नहीं है। उनकी सोच नहीं है कि युद्ध के क्षेत्रों में वो अपने सैनिकों को भेजेंगे। वो अपने तकनीकी अस्त्रों से, अपने आर्थिक अस्त्रों से, टैरिफ बढ़ाकर, ये सब करके, सैंक्शंस लगाकर उस तरह से प्रभाव दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है युद्ध देर तक चलेगा, पर युद्ध फैलेगा नहीं पूरे मध्य पूर्व एशिया में। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, हालांकि हालात बदल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ईरान ने ये दिखा दिया है कि इजराइल का जो आयरन डोम की वो बात करते हैं, वो आयरन डोम अभेद्य नहीं है। वो नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है, ये ईरान ने शोकेस किया है। और चुप है बहुत से अरब देश, पर शायद अंदर से खुश हैं कि किसी ने तो इजराइल को जवाब दिया है। तो ये अभी बहुत ही उलझा हुआ मामला है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सीधे संकेत आपको जल्दी से मिलने वाले हैं कि युद्ध विराम होने वाला है या नहीं। मुझे लगता है कम से कम उसमें काफी सप्ताह लगने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीज फायर, अब मैं प्रोफेसर स्वरण सिंह के पास आऊंगी। प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रिवेल करते हैं, अगर वो किसी न किसी दबाव को इसका इस्तेमाल करके और इस जंग को रोकने की कोशिश करते हैं, वो क्या तरीके हो सकते हैं? इस पर भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेशराइज करेंगे भी नेतन्याहू को, तो क्या, कौन सी वो टैक्टिक्स होगी जिसे वो अडॉप्ट करेंगे? सबसे बड़ी निर्भरता जो इजराइल की है नीलू, अमेरिका के ऊपर, वो हथियारों को और हथियारों के साथ जुड़ी तकनीक के ऊपर है। तो यदि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ही ये कहें कि सख्त बयान देते हैं कि इस फलां तारीख के बाद हम पूरा अपना रक्षा निर्यात बंद करेंगे, तो शायद, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की बात करेंगे। ये भी उम्मीद नहीं है कि नेतन्याहू उनकी बात को सुनेंगे। आपने देखा है कि फिलिस्तीनियों के साथ उन्होंने 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। उस वक्त भी, चाहे वो राष्ट्रपति जो बाइडन हो या बाद में राष्ट्रपति ट्रंप हो, उनकी तरफ से इशारे आते रहे कि एक संयम की जरूरत है। और पूरे विश्व के अलग अलग नेताओं ने भी इस तरह के संकेत किए, पर नेतन्याहू इस तरह से रुकने वाले लगते नहीं हैं। और मेरी समझ में उसका कारण शायद ये है कि नेतन्याहू की राजनीति तब तक ही चलेगी जब तक युद्ध चलेंगे। यदि आप उनके अंदरूनी टकराव को देखें, अलग अलग जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं, जो वहाँ के अलग अलग राजनीतिक नेता हैं, उनके अपने दल के जो नेता हैं, उनसे जो तालमेल जिस तरह से बिगड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू का राजनीतिक जो कैरियर है एक तरह से, वो शायद तब तक चलेगा जब तक ये युद्ध चलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी तरफ से बार बार कहा गया है कि युद्ध के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि युद्ध के और फैलने और बढ़ने की संभावना उन्होंने कही। पहले उन्होंने कोशिश की कि परमाणु ठिकानों के ऊपर वो कोशिश करें नुकसान पहुंचाने की, पर जैसे प्रोफेसर पाशा ने कहा शुरू में कि वो जो सुपरफिशियल ओवरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं एनरिचमेंट के, नानताज वगैरह में, वो उनमें नुकसान जाहिर है पहुंचा है। पर उससे ज्यादा नुकसान, आपको याद होगा स्टारनेक्स जो एक वायरस बहुत पहले CIA ने रिलीज किया था, उससे उस सेंट्रीफ्यूजेस पर उस पर ज्यादा नुकसान हुआ था। तो बहुत सी ये फैसिलिटीज अंडरग्राउंड है, और ईरान को मालूम है कि किस तरह से सेफ्टी इंश्योर करनी है। ईरान को ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी परमाणु अस्त्रों या परमाणु विज्ञान की और खोज करता है, जब बढ़ता है, वो सुरक्षा के बारे में हमेशा चिंता उनको रहती है। और आपने देखा होगा कि परमाणु ठिकानों पर आज तक कहीं बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वो यही कारण है क्योंकि सब देश उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। तो अब नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो ऊर्जा के ठिकाने हैं, स्रोत हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये युद्ध मुझे लगता है लगातार बढ़ेगा। जो शुरुआत उन्होंने की, जो सरप्राइज अटैक किया, वो बहुत ही खास रणनीति है इजराइल के इतिहास में। मैं केवल इजरायली राष्ट्र की बात नहीं कह रहा हूँ, इजराइल के जो नेता हैं उनके इतिहास में ये जो असैसिनेशन की स्ट्रेटजी है, ये शुरू से बहुत ही एक तरह से सेंट्रल है और कामयाब है। बार बार इसका आपने उदाहरण देखे हैं। तो जिस तरह से खबरों में आया कि 6 बड़े वैज्ञानिकों की मौत हुई है, और उसके अलावा जो जितने बड़े भी कमांडर्स हैं उनकी मौत हुई है,
वो शुरुआत में बहुत बड़ा नुकसान था ईरान के लिए, पर उसके बाद ईरान जागरूक हो गया है। उसके बाद नुकसान मुझे लगता है जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि ईरान की मतलब एक तरह से बैकबोन तोड़ दे, इस तरह से ऐसा कोई नुकसान नहीं ईरान पर हो रहा है। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाए। तो ये चलते हुए माहौल में मुझे लगता है कि नेतन्याहू चाहेंगे कि युद्ध जितना लंबा खींचे या चलता रहे वो उनके अपने हित में है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी राष्ट्र की बात सुनने वाले हैं। और ये युद्ध चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जिस तरह से बार बार चीजें बदलते हैं, राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि मैं युद्ध बंद करा दूंगा यूक्रेन का 24 घंटों में, या 14 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने बंद कराया है। और उसमें भी व्यापार का जिक्र करते हैं, जो मुझे बहुत ही अक्सर हास्यास्पद लगता है, क्योंकि कोई भी देश जो युद्ध में जा चुका है, क्या वो व्यापार कम या ज्यादा होने से युद्ध रोक दे? अचानक युद्ध रोक देता है क्या? तो और खासकर जब बात करते हैं ईरान और इजराइल की, उनका व्यापार ही कितना है, बहुत छोटा व्यापार है उनका आपस में। तो यदि ये उनका तरीका है युद्ध को रोकने का, युद्ध विराम लाने का, तो अपने आप में वो बिल्कुल मुझे लगता है कोई भी उसको मानेगा नहीं कि ये सीरियस बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प कोशिश अब ये करेंगे, अब देखें अल्बर्टा में वो पहुंच चुके हैं, जो 10 या 12 नेता यहाँ इस वक्त हैं, उनसे तालमेल कैसे बन सकता है। पहले हम सब कह रहे थे कि वो ट्रेड एग्रीमेंट को फोकस करेंगे सब नेताओं के साथ। अब मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रम्प का फोकस इन सभी नेताओं से ये होगा कि किस तरह से वहां युद्ध विराम कराया जा सकता है, क्योंकि तो बहुत एक से देश ताजा खबर जुड़कर आ ये रही है, करेंगे। हाँ माफ करिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ।